स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत लोग कम करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। तो आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि 20 मार्च को देखा जाएगा ईद का चांद, मस्जिदों ने नमाज की टाइम की जारी। दरअसल ईद को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार कल 20 मार्च की शाम को भारत में ईद की चांद देखी जाएगी। अगर कल भारत में चांद दिखता है तो फिर अगले दिन ईद मनाई जाएगी, यानी कि 21 मार्च को शनिवार को। 20 मार्च शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन ईद की चांद दिखाई देगी। 21 मार्च शनिवार को ईद मनाई जाएगी भारत में। सम्राट चौधरी सीएम बने तो कौन होगा डिप्टी सीएम, इन नेताओं के नाम चर्चा में आ गए। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा सवाल चल रहा है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम कौन होगा। जब अभी बिहार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम हैं, इसलिए नेतृत्व बदलने की चर्चा के साथ नए समीकरण की भी अटकलें लग रही है। राजनीतिक चर्चाओं में कुछ नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। इनमें विजय कुमार सिन्हा, नित्यानंद राय और भाजपा के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो फिर संतुलन बनाने के लिए जाति और फिर राजनीतिक समीकरण देख करके डिप्टी सीएम तय किया जा सकता है। अब सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ा संकेत दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अब मेरे बाद यही देखेंगे बिहार को, इन्हीं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि ये कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि यही सब देखेंगे, इसीलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी सीएम की गद्दी पर बैठेंगे। हालांकि ये आधिकारिक फैसला नहीं है और आधिकारिक फैसला होने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर के हलचल। विधान परिषद की 9 सीटों पर शुरू हुआ दावेदारी का खेल। दरअसल बिहार में एनडीए के अंदर एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों को लेकर के सहयोगी दलों के बीच दावेदारी शुरू हो गई है। खबर है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटें मांग सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सीटों के बंटवारे को लेकर के एनडीए के अंदर बातचीत चल रही है। हर दल चाहता है कि उसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले ताकि संगठन मजबूत हो और फिर आने वाले चुनाव में फायदा मिले। इसी वजह से अंदर खाने चर्चा तेज है और सभी नेता अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। जमुई में नीतीश कुमार का बड़ा इशारा। सम्राट चौधरी के कंधे पर रखा हाथ, बोले अब यही संभालेंगे काम। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार अब सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी एक झलक भी उन्होंने दिखाई दी है जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि अब यही आगे का काम संभालेंगे। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नए कयास लगने शुरू हो गए हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस बात को बड़ा राजनीतिक संकेत माना है। जब पिछले कुछ दिनों से बिहार में नेतृत्व बदलने को लेकर के चर्चा चल रही है, ऐसे में नीतीश कुमार का ये बयान और भी अहम माना जा रहा है। हालांकि बाद में नेताओं ने इसे सामान्य बात बताने की कोशिश की है, लेकिन बयान के बाद अटकलें तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के बयान ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इस तरह की बात होना बड़ा संकेत माना जा रहा है। फिलहाल किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिहार की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यसभा जीत के बाद नीतीश का बड़ा कदम। 19 मार्च को फिर संभालेंगे जेडीयू की कमान। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार 19 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से वे संगठन की कमान संभालने जा रहे हैं, जिसे पार्टी के अंदर एकजुटता का संदेश माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के नेताओं ने चाहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी की कमान फिर से नीतीश कुमार के हाथ में हो। इसी वजह से उन्हें दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी की गई है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से संगठन मजबूत होगा और अंदर चल रही अटकलों पर विराम लगेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार अभी भी पार्टी और फिर राष्ट्रीय राजनीति दोनों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
बिहार में इस्तीफे की चर्चा से सियासत गर्म, सीएम बदलने की अटकलें, तारीख को लेकर के कयास तेज। जब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि अब जल्द ही सीएम की कुर्सी बदल जाएगी और इसकी तारीख भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। या नीतीश के इस्तीफे की तारीख तय होने की बात कही जा रही है, जहां हालांकि इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जो रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अगर नेतृत्व बदलता है तो फिर भाजपा की भूमिका बढ़ सकती है और नई सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि करीब 14-15 दिन के अंदर ही सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और उसकी जगह पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, जहां ये बात कही जा रही है। 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बिल को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला। जहां बिहार के करीब 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे लाखों लोगों पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बिजली बिल से जुड़े हुए नियम में बदलाव किया गया है जिससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार कई उपभोक्ताओं पर पुराने बकाया या फिर गड़बड़ी करने वाले बिल का दबाव था। अब सरकार ने फैसला ले लिया है कि ऐसे मामलों की जाँच करके राहत दी जाएगी। जिन लोगों का बिल ज्यादा आया था या फिर गलत तरीके से बकाया दिखाया गया था, उन्हें सुधार का मौका दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और बिजली विभाग के साथ चल रहे विवाद भी कम होंगे। जी हां, सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर के अपना रिकॉर्ड अपडेट कराएं ताकि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके। आरजेडी में नाराजगी, भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, कहा हम बिकाऊ नहीं, धोखा देने वालों पर हमला। जब बिहार राज्यसभा चुनाव के बाद आरजेडी के अंदर नाराजगी खुलकर के सामने आने लगी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं है और जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें जनता पहचानती है। उन्होंने शिवानंद और फिर फैसल पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि चुनाव के समय सभी को साथ रहना चाहिए था, लेकिन कुछ नेताओं के रवैये से पूरा खेल बिगड़ गया। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी के साथ विश्वासघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के अंदर खींचतान बढ़ गई है। अलग अलग नेता खुल करके बयान दे रहे हैं, जिससे साफ हो गया है कि अंदर ही अंदर नाराजगी है। आने वाले चुनाव को देखते हुए ये विवाद आगे और बढ़ सकता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 20 मार्च को हो सकती है जारी। जी हां, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट 20 मार्च को जारी किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। बोर्ड की ओर से संकेत दिया गया है कि परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट को लेकर के छात्रों और अभिभावकों का इंतजार खत्म होने वाला है। जानकारी के अनुसार रिजल्ट जारी होते ही छात्र रोल नंबर और फिर रोल कोड डाल करके अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए बोर्ड की वेबसाइट पर अलग लिंक दिया जाएगा। रिजल्ट जारी करने से पहले टॉपर्स का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी की जा रही है ताकि किसी तरह की गलती ना हो। बोर्ड ने छात्रों से कहा कि वे सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर से ही रिजल्ट देखें और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। रिजल्ट जारी होने के बाद मार्कशीट बाद में स्कूल के माध्यम से दी जाएगी। बिहार की राजनीति में हलचल, नीतीश कुमार के बयान से नेतृत्व बदलने की अटकलें तेज। जब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल के बयान के बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले समय में पार्टी और फिर सरकार पर बड़ा बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार के बयान को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। जब कुछ लोग इसे सामान्य राजनीति बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे भविष्य के संकेत के रूप में मान रहे हैं। हाल के दिनों में कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जिससे मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चा और बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही ऐसे बयान अक्सर सामने आते हैं। इससे माहौल बनता है और फिर अंदर खाने चल रही रणनीति की झलक मिलती है। जब फिलहाल किसी भी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिहार की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में 4 बहानों ने बदला खेल, अपनों की बेवफाई से एनडीए को मिली जीत। जब बिहार राज्यसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर कई तरह की बातें सामने आ रही है। जब लगातार रोज लोग कई सारी बातें कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों ने वोट ना देने के अलग अलग बहाने बनाए, जैसे पूरा चुनावी गणित बदल गया और एनडीए को फायदा मिल गया। इन्हीं वजहों को अब हार
का बड़ा कारण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार किसी ने मां की बीमारी का हवाला दिया तो किसी ने व्यक्तिगत कारण बताकर के वोटिंग से दूरी बना ली। कुछ नेताओं ने सम्मान नहीं मिलने की बात कही, जबकि कुछ ने रणनीति को लेकर के नाराजगी जताई। इन 4 तरह के कारणों की वजह से जरूरी वोट नहीं मिल सकी और फिर मुकाबला एनडीए के पक्ष में चला गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट बहुत अहम होता है। यह थोड़ी सी गैर हाजिरी भी नतीजे बदल देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है और फिर अपनों की नाराजगी महागठबंधन पर भारी पड़ गई है। चुनाव के बाद अब अंदरूनी विवाद खुलकर के सामने आ गया है और फिर बयानबाजी लगातार जारी है। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 125 यूनिट से ऊपर बिजली हुई सस्ती। दरअसल बात है कि बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। अब 125 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करने पर प्रति यूनिट ₹1.53 तक की कटौती की गई है। जहाँ नए फैसले के बाद लोगों का बिजली बिल कम आएगा और खास करके मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। बिजली दर में ये बदलाव नई टैरिफ व्यवस्था के तहत किया गया है। अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं पर बढ़ते खर्च को देखते हुए फैसला लिया गया है। जिन घरों में बिजली की खपत ज्यादा होती है उन्हें अब पहले के मुकाबले कम पैसे देने होंगे। सरकार का कहना है कि बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों को राहत देना भी जरूरी है। इसी वजह से दरों में संशोधन किया गया है। नए रेट लागू होने के बाद लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है और शहरों में रहने वाले लोगों के बिजली बिल का बोझ कम होगा। बिहार में बुजुर्गों के लिए नई सुविधा, घर बैठे होगी संपत्ति रजिस्ट्री, 1 अप्रैल से लागू नियम। दरअसल बिहार सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल से नई सुविधा लागू होगी, जिसके तहत अधिकारी घर जाकर के रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेंगे। जानकारी के अनुसार ये सुविधा खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए शुरू की जा रही है जो उम्र या फिर बीमारी की वजह से ऑफिस नहीं जा पाते। आवेदन करने के बाद रजिस्ट्री विभाग की टीम समय पर घर पहुंचेगी और जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे लोगों को परेशानी में राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था पारदर्शिता और फिर सुविधा बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही है। इससे बुजुर्गों को लंबी लाइन और फिर दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है पेंशन। जी हाँ, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोगों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। सरकार ने कहा कि सभी लाभार्थियों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो फिर पेंशन की राशि रुक सकती है। जानकारी के अनुसार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और फिर दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी लोगों को ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थी अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र, प्रखंड कार्यालय या फिर संबंधित कार्यालय में जाकर के आधार के जरिए सत्यापन करा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी का मकसद सही लोगों तक ही पेंशन पहुंचाना है और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है। जब सरकार ने लोगों से अपील की है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि पेंशन मिलने में कोई भी परेशानी ना हो। बिहार के जमुई में बनेगा 6000 करोड़ का स्टील प्लांट, नवादा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की तैयारी। बिहार के जमुई जिले को बड़ी औद्योगिक सौगात मिलने वाली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यहां पर करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से इलाके में बड़े स्तर पर रोजाना रोजगार के मौके पैदा होंगे और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है। अगर ये योजना पूरी तरह से पूरी होती है तो फिर बिहार को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी ताकत मिलेगी और उद्योगों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पर सरकार का कहना है कि बिहार में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्लांट लगने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जेडीयू की तेजस्वी यादव को खुली चुनौती, बोले वोट नहीं देने वाले विधायकों पर कार्रवाई करके दिखाएं। दरअसल बिहार राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत लगातार गर्म बनी हुई है। जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो फिर वोटिंग के समय गैर हाजिर रहने वाले विधायकों पर कार्रवाई करके दिखाएं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि महागठबंधन की हार का कारण उनके अपने ही विधायक बने हैं। अगर पार्टी के अंदर अनुशासन होता तो फिर परिणाम अलग हो सकता था। उन्होंने कहा कि बार बार आरोप लगाने के बजाय तेजस्वी को अपने दल के अंदर सख्ती दिखानी चाहिए। वहीं पर विपक्ष की ओर से भी पलटवार किया गया है और कहा गया है कि चुनाव में कई तरह की रणनीति अपनाई गई थी। यह राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद दोनों पक्षों में बयानबाजी और तेज हो गई है, जो आने वाले चुनाव तक जारी रह सकती है।
केंद्र सरकार एक दिन में कितनी कमाती है? साल भर की कमाई जानकर के चौंक जाएंगे। दरअसल भारत सरकार की कमाई मुख्य रूप से टैक्स और अन्य स्रोतों से होती है। बजट के अनुसार 2025-26 में केंद्र सरकार की कुल प्राप्ति टैक्स प्लस नॉन टैक्स लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास मानी गई है। अगर इस रकम को पूरे साल के 365 दिनों से बांटे तो सरकार की औसत कमाई करीब 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के आसपास बैठती है। यह सरकार की कमाई के मुख्य स्रोत जीएसटी, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, उसके बाद डिविडेंड्स और फिर फीस जैसे राजस्व से होते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिसंबर 2025 तक ही सरकार को 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी थी, जो कि पूरे साल के लक्ष्य का बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार जितनी कमाती है उससे ज़्यादा खर्च भी करती है, क्योंकि देश में सड़क, रेलवे, सेना, सब्सिडी, पेंशन और फिर योजना पर भारी पैसा लगता है। इसी वजह से सरकार को कई बार कर्ज भी लेना पड़ता है। बजट के आंकड़े बताते हैं कि हर साल कमाई और फिर खर्च दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार कांग्रेस में भूचाल, तीन विधायकों के कदम से बड़ी सियासी हलचल। बिहार राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा विवाद सामने आ गया है। अब खबर है कि 3 विधायकों के कदम से पार्टी में हरकत मच गया है। वोटिंग के दौरान गैर हाजिरी या फिर अलग रुख अपनाने की वजह से चुनाव का परिणाम गणित बिगड़ गया है, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने संबंधित विधायकों से जवाब मांगा है और उनसे पूछा गया है कि उन्होंने पार्टी के निर्देश के मुताबिक वोट क्यों नहीं दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की भी चर्चा शुरू हो गई है और कई नेता संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में हर वोट अहम था, इसलिए 3 विधायकों की भूमिका को गंभीर माना जा रहा है। इस मामले के बाद महागठबंधन के अंदर भी असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल पार्टी के वरिष्ठ नेता स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विवाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार में एथेनॉल उद्योग पर संकट, 10,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी पर खतरा। जब बिहार में एथेनॉल उद्योग को लेकर के चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में चल रही एथेनॉल परियोजनाओं पर संकट गहराने लगा है, जिससे 10,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी खतरे में बताई जा रही है। उद्योग से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि कुछ नीतिगत और फिर तकनीकी दिक्कतों की वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार कई फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है। कच्चे माल की समस्या, अनुमति से जुड़ी प्रक्रिया और फिर उत्पादन में आ रही रुकावटों के कारण उद्योग को नुकसान हो रहा है। अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो फिर कई प्लांट बंद होने की भी आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में एथेनॉल उद्योग से किसानों, मजदूरों और फिर छोटे व्यवसायियों को भी फायदा मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में संकट बढ़ना चिंता की बात है। गंगा नदी में नाव पर इफ्तार को लेकर के विवाद, अबू आजमी का सवाल, क्या गंगा मुसलमानों की नहीं? दरअसल गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करने को लेकर के पूरे विवाद ने सियासत गरमा दी है। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या गंगा सिर्फ एक समुदाय की है? क्या मुसलमानों को वहां पर इफ्तार करने का अधिकार नहीं है? उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों ने गंगा नदी में नाव पर इफ्तार का आयोजन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। वहीं पर दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने इसे धार्मिक भेदभाव का मामला बताया है। अबू आजमी ने कहा है कि देश में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है और किसी को भी धार्मिक कार्यक्रम करने से नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और नियम के खिलाफ कोई भी काम होगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में गर्मा फसल के बीज पर अनुदान, किसान ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। जब बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने गर्मा फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दर पर बीज देने की योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलेगा, ताकि उत्पादन बढ़ सके और फिर किसानों को ज़्यादा फायदा हो सके। कृषि विभाग के अनुसार किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी जमीन और फिर खेती से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। आवेदन मंजूर होने के बाद किसानों को अनुदान पर बीज दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि गर्मा फसल से किसानों की आय बढ़ सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि समय पर आवेदन करें, ताकि उन्हें बीज मिलने में कोई भी परेशानी ना हो।
गंगा नदी में नाव पर इफ्तार विवाद पर वारिस पठान का बयान, बोले कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जहां गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करने के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई नियम है तो फिर वे हर धर्म और फिर हर व्यक्ति पर एक जैसा लागू होना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों ने गंगा नदी में नाव पर इफ्तार का आयोजन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति कार्यक्रम करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। वहीं पर विपक्षी नेताओं ने इसे धार्मिक भेदभाव का मामला बताया है। वारिस पठान ने कहा है कि देश में सभी को अपने धर्म के अनुसार कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन को भी साफ नियम बताना चाहिए। सीएम हाउस इफ्तार में सियासी चर्चा, आगे बैठे निशांत, पीछे बैठे नीतीश, लगे सीएम बनाओ के नारे। जब बिहार में मुख्यमंत्री आवास पर हुई इफ्तार पार्टी के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। कार्यक्रम में नीतीश कुमार पीछे बैठे नजर आए, जबकि सामने की तरफ उनके बेटे निशांत कुमार बैठे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के भी नारे लगाए, जिसके बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इफ्तार कार्यक्रम में कई नेता और फिर मेहमान मौजूद थे। इसी बीच निशांत कुमार के नाम के नारे लगने लगे, जिसे लेकर के अलग अलग तरह की बातें होने लगी है। हालांकि इस पर जेडीयू की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय से निशांत कुमार को लेकर के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में इफ्तार पार्टी का ये दृश्य भी राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से इसे सामान्य कार्यक्रम बताया गया है, लेकिन बिहार की राजनीति में इसे लेकर के अटकलें बढ़ गई है। बिहार के इंजीनियर के ठिकानों पर रेड, करोड़ों की संपत्ति पर खुलासा, जमीन बंगला सब मिला। जब बिहार में एक इंजीनियर के यहां पर छापेमारी के दौरान भारी संपत्ति मिलने का मामला सामने आया है। जांच एजेंसी ने जब कार्रवाई की तो फिर करोड़ों की जमीन, पेट्रोल पंप और फिर विदेश में संपत्ति होने की जानकारी मिली है। अधिकारियों के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई थी। जब छापेमारी के दौरान कई जगहों पर जमीन के कारण बैंक से जुड़े दस्तावेज और निवेश के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि इंजीनियर के नाम पर और परिवार के लोगों के नाम से भी संपत्ति खरीदी गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि बाहर के राज्यों और फिर विदेश में भी निवेश किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच जारी है और फिर संपत्ति का पूरा हिसाब लगाया जा रहा है। अगर आय से अधिक संपत्ति साबित होती है तो फिर आगे और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। गांव में ही मिलेगा रोजगार, पैक्स एफपीओ शुरू करेंगे 50 नए बिजनेस, नई योजना को मिली रफ्तार। जी हां, बिहार के ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए बड़ी योजनाओं पर काम तेज हो गया है। जहां नीति आयोग की पहल के तहत पैक्स और एफपीओ के जरिए 50 नए बिजनेस शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि गाँव के लोगों को अपने ही इलाके में काम मिले और उन्हें रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। अधिकारियों के अनुसार इस नए बिजनेस में खेती से जुड़े उद्योग, डेयरी, मछली पालन, भंडारण और फूड प्रोसेसिंग और फिर छोटे उद्योग शामिल। पैक्स और एफपीओ को मजबूत बनाकर के गांव में ही उत्पादन और फिर व्यापार बनाने की योजना बनाई गई है। इससे किसानों, युवाओं और फिर मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और फिर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आने वाले समय में हर जिले में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है, जिसे इसे आत्मनिर्भर गाँव बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अमूल दूध के पैकेट में कीड़े मिलने का दावा, वीडियो वायरल, कंपनी ने दी सफाई। जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने दावा किया है कि अमूल दूध के पैकेट में कीड़े मिले हैं। जहां वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई है और फिर कई लोगों ने दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। मामला वायरल होते ही कंपनी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला ने पैकेट खोलने के बाद उसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें दिखाई देने का दावा किया है और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो तेजी से फैल गया है, जिसके बाद लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। अमूल कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके सभी उत्पाद सख्त गुणवत्ता जांच के बाद बाजार में भेजे जाते हैं। कंपनी का कहना है कि मामला जांच में लिया गया है और अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल पर गए सीईओ अधिकारियों पर कार्रवाई,
कई सीईओ सस्पेंड, सरकार का बड़ा कदम। जब बिहार में हड़ताल पर गए अंचल अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। खबर है कि एक साथ कई सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई उस समय हुई जब राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारी हड़ताल पर गए थे और कामकाज प्रभावित हो रहा था। जब सरकार ने साफ कर दिया है कि काम बंद करने से जनता को परेशानी हो रही थी, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। जहां जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को पहले ही काम पर लौटने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी कुछ अधिकारी हड़ताल पर रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक काम किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए। अधिकारियों के सस्पेंड होने के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है। सरकार ने संकेत दिया है कि जो भी कर्मचारी आदेश का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन पर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, बिहार की राजनीति में हलचल। जब बिहार में पंचायत चुनाव 2026 से पहले परिसीमन को लेकर के सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद राजनीति में हलचल बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अगर परिसीमन में बदलाव होता है तो फिर पंचायत चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों ने परिसीमन प्रक्रिया में सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि सीमा निर्धारण में गड़बड़ी हुई है और फिर इससे चुनाव पर असर पड़ सकता है। अब हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र है, क्योंकि इससे चुनाव की तारीख और प्रक्रिया दोनों प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पंचायत चुनाव बड़े स्तर पर होते हैं, इसीलिए परिसीमन का मुद्दा अहम माना जा रहा है। अगर सीटों का बंटवारा बदलता है तो फिर कई नेताओं का समीकरण भी बदल जाएगा। दोस्तों, बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका फैसला अब लगभग आ चुका है। यह तस्वीर अब लगभग साफ होती जा रही है। कहा जाए तो 50% तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार के बाद। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और इसका चुनाव भी हो चुका है। अब ये गारंटी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो नीतीश कुमार की गद्दी पर कोई और तो बैठेंगे ही, लेकिन कौन बैठेंगे इसको लेकर के बहुत लोगों को बहुत दिन से इंतजार था। लेकिन अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होते ही सीएम पद से उनके इस्तीफे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उनके इस्तीफे की तारीख का अनुमान भी लोग लगाने लगे हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर पखवाड़े भर में वे बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़ देंगे। यह सीएम पद छोड़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर इतना तय माना जा रहा है कि 15 अप्रैल तक वे सीएम पद से भी इस्तीफा दे देंगे। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदस्यों का सदस्य नहीं रह सकता है। जब एक सदन का सदस्य रहते कोई दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित होता है तो फिर उसे किसी एक सदन से 14 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होता है। तो नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए 16 मार्च 2026 को निर्वाचित हुए हैं। वे किस सदन का सदस्य रहेंगे अब ये उन्हें तय करना है, पर हर हाल में उन्हें 14 दिनों के अंदर ही फैसला करना होगा। यह नीतीश कुमार के संदर्भ में वे तारीख 30 मार्च होगी, जब वे पहले से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। अनुमान है कि नीतीश कुमार अपनी चल रही समृद्धि यात्रा खत्म होते ही इस्तीफा दे देंगे। हालांकि वे चाहे तो फिर विधान परिषद से इस्तीफा के बाद भी 6 महीने तक सीएम पद पर बने रह सकते हैं, ये नियम है। नीतीश के सीएम पद छोड़ने पर भाजपा से नया सीएम बनना तय है। वहीं पर बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना ऐतिहासिक पल होगा। बिहार में पहली बार भाजपा का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, जब भाजपा के वर्षों पुरानी मुराद अब पूरी होगी। लंबे समय से बिहार में मुख्यमंत्री पद की चाहत भाजपा की रही है। 2005 से नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री हमेशा जेडीयू से ही रहा है। भाजपा 2 मौके पर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से वंचित रही है। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के साथ भाजपा का नया लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। 2020 में भाजपा विधायकों की संख्या जेडीयू से अधिक थी, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। अब तब भाजपा के 80 तो जेडीयू के 43 विधायक थे। दोस्तों, क्या किशनगंज में भी गैस की किल्लत हो गई है? क्योंकि इस तरह की अब खबरें सामने आ रही है कि किशनगंज में गैस का किल्लत अब आम लोगों के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी साफ दिखने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि होटल संचालकों को मजबूरी में पुराने तरीके से पर लौटना पड़ा है। जब लकड़ी, कोयला और फिर इलेक्ट्रिक चूल्हे के सहारे खाना बनाना पड़ा। हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है, लेकिन इस बीच कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए।
तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में हाल के दिनों में गैस सिलेंडरों की किल्लत ने होटल और फिर रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। जब शुरुआती 5 से 6 दिनों में हालात ऐसे थे कि कई जगहों पर खाना बनाना भी चुनौती बन गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए शहर के ज्यादातर होटल और फिर रेस्टोरेंट संचालकों ने लकड़ी और फिर कोयले का सहारा लिया, जब कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे बिजली की खपत में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं पर रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि रमजान के कारण फिलहाल ग्राहकों की संख्या भी कम है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर यही स्थिति लंबे समय तक रहती है तो फिर कारोबार पर बड़ा असर पड़ सकता था। वहीं पर गैस एजेंसी संचालक तलहा यूसुफ के मुताबिक शुरुआत में लोगों के बीच डर का माहौल बन गया था, जब लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगे थे, जिससे वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है और गैस की आपूर्ति सामान्य हो गई है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल सिलेंडर की कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ बुकिंग के दौरान तकनीकी समस्या के कारण थोड़ी परेशानी होती है, जो बाद में ठीक हो जाती है। उपभोक्ताओं का कहना है कि अब पहले जैसे दिक्कत नहीं है और उन्हें समय पर सिलेंडर मिलने लगा है। दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर कांड पर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बड़ा आरोप लगाया है, जो उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक खास समुदाय के लोगों को खुलेआम धमकियां दी जा रही है। इस मामले को लेकर के उन्होंने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर के तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब यह मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि सुरक्षा और फिर भरोसे का सवाल बनता जा रहा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल्स। उससे पहले हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि दिल्ली के उत्तम नगर में हुए हत्याकांड के बाद किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद इलाके में एक विशेष समुदाय के लोगों की खुलेआम धमकियां मिल रही है और डर का माहौल बनाया जा रहा है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि उत्तम नगर में जो हालात बन रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है और लोगों के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ये केवल एक सामान्य कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से डर और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक धमकियों, भड़काऊ नारों और फिर नफरत भरे संदेशों के कारण एक वर्ग खुद को राजधानी में ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने अपने पत्र में संविधान का भी जिक्र किया है और कहा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और फिर गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, लेकिन उत्तम नगर की घटनाएं इन अधिकारों पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने गृह मंत्री से मांग की है कि इस पूरे मामले का तुरंत संज्ञान लिया जाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अगर कोई चूक हुई है तो फिर उसकी जवाबदेही तय की जाए। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी निर्देश देने की बात कही है कि नफरत फैलाने वालों और फिर धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त और फिर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने यह भी मांग की है कि संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि उनका भरोसा फिर से बहाल हो सके। इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई की स्वतंत्र जांच कराने की भी बात कही गई है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या लोगों के बीच फैले डर को खत्म किया जाएगा या नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में फर्जी स्कूलों का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जब विधायक ने शिक्षा विभाग पर बड़ा आरोप लगा है। दरअसल बात है कि किशनगंज की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ठाकुरगंज से जदयू विधायक गोपाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि किशनगंज जिले में दर्जनों स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और इसमें शिक्षा विभाग की मिलीभगत है। अगर ये आरोप सही है तो ये सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जदयू विधायक गोपाल अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि किशनगंज जिले में कई स्कूल बिना किसी पंजीकरण के धड़ल्ले से चल रहे हैं और इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की भूमिका संदिग्ध है। विधायक के अनुसार कई जगहों पर कोचिंग संस्थानों को स्कूल का रूप देकर के चलाया जा रहा है, जबकि कुछ स्कूलों के नाम पर कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। यानी कि शिक्षा के नाम पर एक तरह से खेल चल रहा है, लेकिन उस पर कोई ठोस निगरानी नहीं हो रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिना मान्यता वाले संस्थानों का संचालन पूरी तरह
से गैर कानूनी है और ये बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। ऐसे संस्थानों पर पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई और फिर उनके प्रमाण पत्र दोनों ही सवालों के घेरे में आ सकते हैं। विधायक गोपाल अग्रवाल ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों और फिर संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे और विधानसभा में भी इसे प्रमुखता से रखेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब विधायक ने शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने स्कूलों में सफाई घोटाले और फिर अन्य अनियमितताओं को लेकर के आवाज उठाई थी। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जिले में कई तरह के संस्थान है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं और बच्चों से फीस लेकर के उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। अभिभावकों को भी पूरी जानकारी नहीं होती है कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वह मान्यता प्राप्त है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर विधायक के आरोप सही है तो फिर शिक्षा विभाग अब तक क्या कर रहा था? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सच में मिलीभगत? तो फिलहाल इस मामले ने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ईद को लेकर के इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। आज खाड़ी देशों में चांद नहीं दिखा है, जिससे साफ हो गया है कि वहां पर कल ईद नहीं मनाई जाएगी। अब चांद देखने की तारीख आगे बढ़ गई है और इसके साथ ही भारत में ईद की संभावित तारीख भी लगभग तय हो गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि खाड़ी देशों से आई ताजा जानकारी के मुताबिक आज चांद नजर नहीं आया। ऐसे में यह तय हो गया है कि गल्फ कंट्री में कल ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। अब खाड़ी देशों में संभावित 19 मार्च की शाम को चांद देखा जाएगा और अगर उस दिन चांद दिखाई देता है तो फिर वहां 20 मार्च को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। वहीं पर भारत की बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर चांद एक दिन बाद नजर आता है। ऐसे में भारत में 20 मार्च की शाम को चांद देखने की पूरी संभावना है। अगर 20 मार्च की शाम को चांद नजर आता है तो फिर भारत में 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। यानी कि अब लगभग साफ हो गया है कि इस बार भारत में ईद 21 मार्च को मनाई जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला चांद देखने के बाद ही लिया जाएगा, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर पूरी तरह से चांद पर ही आधारित होता है।